सबो जनला गाढ़ा गाढ़ा जोहार। कैसे हो साथियों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। तो आगे कुछ चर्चा करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे हमने। जीन के बारे में पढ़ा था, डीएनए के बारे में पढ़ा था, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस के बारे में पढ़ा था। फिर भी कुछ चीजों को रिवाइज करवा देते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में टोटल 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी। कितने कैरेक्टर्स की स्टडी करी थी दोस्तों? तो टोटल 7 कैरेक्टर की स्टडी करी गई थी सर। ये जो 7 कैरेक्टर थे, ये कौन कौन से थे दोस्तों? तो सबसे पहला था सीड का शेप, दूसरा था दोस्तों सीड का कलर, तीसरा है फ्लावर कलर, चौथा है पॉड शेप, फिफ्थ है दोस्तों पॉड कलर, सिक्स्थ है दोस्तों फ्लावर पोजीशन, और आखिरी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी हमेशा हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है स्टेम की हाइट। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की मेंडल ने स्टडी करी थी। कितने सालों तक स्टडी करी थी? तो लगभग दोस्तों 8 सालों तक स्टडी करी थी। और स्टडी करने के बाद दोस्तों उन्होंने बेसिकली 3 लॉ को प्रपोज किया था। ये लॉ कौन कौन से है दोस्तों? लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ को प्रपोज किया था मेंडल जी ने। तो इसमें हम ये समझ लेते हैं, वैसे भी हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, फिर भी बता देते हैं इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे हम देख पा रहे हैं, जो सीड का जो शेप है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है दोस्तों? राउंड है ना। सीड का जो शेप है वो राउंड टाइप का जो सीड है, वो कैसा कैरेक्टर है दोस्तों? यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है। वहीं पे रिसेसिव ट्रेट क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? रिंकल्ड टाइप ऑफ सीड, है ना। रिंकल्ड का मतलब मुरझाया हुआ सा, सिकड़ा हुआ सा, है ना, जिसमें बहुत सारे रिंकल्ड स्पॉट प्रेजेंट रहे, उस टाइप का जो सीड है वो क्या है दोस्तों? रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट है वो कब एक्सप्रेस होगा? तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, डोमिनेंट ट्रेट दोस्तों 2 कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है। पहली कंडीशन कि जो एलील है वो किस तरीके का हो, या तो होमोजाइगस हो, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट हो। पहला कंडीशन क्या बोला मैंने आपको? होमोजाइगस, है ना। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों? होमोजाइगस डोमिनेंट हो, पहला कंडीशन। या फिर ये जो सीड है ये राउंड टाइप का तब भी एक्सप्रेस हो जाएगा दोस्तों। ये जो सीड है ये राउंड टाइप का तब भी एक्सप्रेस हो जाएगा जब इसके जो एलील है ना दोस्तों, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहे? कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? हेटेरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एलील है। क्या है? डोमिनेंट है ना। डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे जो रिंकल्ड काइंड ऑफ जो सीड है वो कब एक्सप्रेस होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, जब इसके जो जीन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहे दोस्तों? रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट रहे। और इसको मैं एलेलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं नोट कराना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पे जो आर है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो हमने स्मॉल आर को 2 टाइम्स लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या चीज? रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है सीड के शेप के रिगार्डिंग, है ना, सीड के शेप के रिगार्डिंग। उसी तरीके से अगर स्टेम की हाइट के बारे में मैं बात करूं, स्टेम के हाइट के बारे में बात करूं,
तो दो टाइप के ट्रेट मुझे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। पहला कौन सा टाइप का ट्रेट है दोस्तों? पहले टाइप का जो ट्रेट है वो है स्टेम की हाइट जो कैसी होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए। और दूसरे टाइप का क्या है दोस्तों? स्टेम की हाइट जो कि ड्वार्फ होनी चाहिए। तो ये जो टॉल काइंड ऑफ ट्रेट है ना, ये कब एक्सप्रेस होगा? ये सिर्फ और सिर्फ तब एक्सप्रेस होगा या तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म। यहां पे जो टी है ये अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है क्या चीज को? हाइट ऑफ स्टेम को। उसी चीज को अगर मैं कैपिटल फॉर्म में लिखूं, है ना, होमोजाइगस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो ये टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के एक साथ लिखूंगा तो क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा इसे? ये कहा जाएगा कि सर ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में इसके एलील प्रेजेंट है, लेकिन ये फिर भी टॉल टाइप के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को शो करेगा किसी भी पी के प्लांट में। तो इतनी सारी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन कंसेप्ट के बारे में। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए 3 लॉ को प्रपोज किया था। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कितने लॉ है दोस्तों? 3 लॉ है। तो सबसे पहला जो लॉ है दोस्तों, इसे कहा जा रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। ये लॉ को एक और टर्म दिया गया है, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस या इनहेरिटेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान के चलते हैं ये एक पी का प्लांट है जिसके क्या है, 2 अलग टाइप के ट्रेट है ना। 2 अलग टाइप के ट्रेट है। ये पहला ट्रेट है और ये दूसरा ट्रेट है। जो पहला टाइप का जो ट्रेट है वो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों एक प्लांट की वैरायटी जो कि होमोजाइगस पी प्लांट है ना। पी प्लांट कैसा है? होमोजाइगस है। और इसके जो एलील है इसे मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है? कैपिटल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। तो ऑब्वियसली ये क्या चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ये टॉल स्टेम ना, टॉल स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके टॉल स्टेम को दोस्तों? तो पी प्लांट के टॉल स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं पे जो सेकंड टाइप का जो ट्रेट है वो है दोस्तों स्मॉल टी, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी स्टेम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन स्टेम की हाइट किस टाइप की है? स्टेम की हाइट है दोस्तों ड्वार्फ काइंड ऑफ, है ना, ड्वार्फ काइंड ऑफ, छोटी सी होगी, बौनी सी होगी। अब मैंने क्या किया दोस्तों, इन दोनों को मैंने क्रॉस करवाया और रिजल्ट ऑब्टेन किया F1 जनरेशन में। मतलब पेरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एलिलिक स्ट्रक्चर है, इसे मैं क्रॉस करवाऊंगा और F1 जनरेशन में क्या ऑब्टेन करूंगा? रिजल्ट ऑब्टेन करूंगा। क्या ऑब्टेन करूंगा? रिजल्ट। और जब मैंने रिजल्ट को ऑब्टेन किया तो मैंने ये पता किया, मुझे ये देखा गया प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी जो प्लांट के जो टाइप प्रोड्यूस हुए हैं ना, सभी के सभी जो प्लांट है वो किस टाइप के प्रोड्यूस हुए हैं? ऑल आर टॉल, है ना। किस टाइप के प्लांट है? सभी के सभी जो पी के जो स्टेम है वो टॉल टाइप की है। तो मेंडल ने इस चीज को कंक्लूड किया, उसे ये कंक्लूजन पता चला कि F1 जनरेशन में, ये जो F1 जनरेशन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का ट्रेड जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, वहीं पे जो पेरेंट के जो कैरेक्टर है, एक तो टॉल है और दूसरा क्या है? ड्वार्फ है ना, है। पहला क्या है दोस्तों? स्टेम के जो हाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है? टॉल काइंड ऑफ स्टेम है। दूसरा जो प्लांट है उसकी स्टेम किस तरीके की है? ड्वार्फ काइंड ऑफ। तो जब मैंने पेरेंट के कॉम्बिनेशन को या फिर पेरेंट में हमने पॉलिनेट कराया और F1 जनरेशन में जब न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ, तो न्यू प्रोजेनी का जब वो फॉर्म हुआ तो किस टाइप का प्लांट मिला मुझे?
टॉल काइंड ऑफ प्लांट मिला। तो उसे ये पता चला कि भाई दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का जो ट्रेट है ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, बल्कि दोनों के दोनों टाइप के ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, है ना। क्या कंक्लूजन मिला इसे? कंक्लूजन ये मिला मेंडल जी को कि जो F1 जनरेशन में पेरेंट के अलग अलग टाइप के ट्रेट है, कैरेक्टर तो एक है, हाइट ऑफ स्टेम है, लेकिन ट्रेट क्या है? एक टॉल काइंड ऑफ स्टेम है, दूसरी कौन सी है? ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम है ना। जब दोनों को इसने क्रॉस कराया और F1 जनरेशन में रिजल्ट ऑब्टेन किया तो उसे ये पता चला कि जो F1 जनरेशन है उसमें जो प्लांट सभी के सभी जो ऑब्टेन हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ टॉल काइंड ऑफ है ना। यहां पे कोई एक भी प्लांट ऐसा नहीं मिला जो किस टाइप का स्टेम को शो करता हो? ड्वार्फ काइंड ऑफ, है ना। तो उससे एक चीज से पता चली कि भाई ये जो टॉल टाइप का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, टॉल टाइप का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, इसने क्या चीज को मास्क कर दिया? ये दूसरे टाइप के ट्रेट को इसने मास्क कर दिया। किसने मास्क किया? F1 जनरेशन में किसने मास्क कर दिया भाई? ये जो टॉल टाइप का जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, इसने इसने ये ड्वार्फ टाइप के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया। F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल मिला, ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इससे मेंडल ने यह पता लगाया कि ये जो टॉल टाइप का जो ट्रेट है उसने ड्वार्फ टाइप के ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। F1 जनरेशन में टॉल टाइप के स्टेम ने ड्वार्फ टाइप के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, उसको फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया। इसके अकॉर्डिंग मेंडल ने यह चीज पता करी कि दोनों में से कोई एक ट्रेट होते हैं जो क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। और डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो दूसरे टाइप के ट्रेट के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, या फिर F1 जनरेशन में दोस्तों उसे एक्सप्रेस नहीं होने देता है। उस टाइप के जो ट्रेट को क्या बोला जाएगा? डोमिनेंट ट्रेट कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? डोमिनेंट ट्रेट कहा जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं, हो सकता है आपके जो माइंड के स्क्रू है वो ढीले हो गए हो, है ना, कुछ कंसेप्ट मिस हो गया होगा। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये प्रपोज करता है, ये इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था भाई? पेरेंट के कॉम्बिनेशन को आपस में क्रॉस कराया, जिसमें पेरेंट का पहला कॉम्बिनेशन क्या है? हाइट ऑफ स्टेम क्या है? टॉल काइंड ऑफ स्टेम है। दूसरा जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ स्टेम को, लेकिन इसका ट्रेट कैसा है? रिसेसिव काइंड ऑफ है। या फिर ये जो प्लांट है इसकी स्टेम क्या है? ड्वार्फ है। कैसी है दोस्तों? ड्वार्फ स्टेम है। दूसरा वाला जो प्लांट है इसकी स्टेम कैसी है? टॉल स्टेम है। दूसरे वाले प्लांट की स्टेम कैसी थी? ड्वार्फ थी। इसकी स्टेम ड्वार्फ थी। इसकी स्टेम क्या थी? लॉन्ग थी, है ना, हाइटेड थी। तो दोनों के पेरेंटल कॉम्बिनेशन को इसने फ्यूज कराया। फिर F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ उसने ये पाया मेंडल साहब ने कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ दोनों में से सिर्फ एक टाइप का कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरे टाइप का कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो उससे ये कंक्लूजन उसे पता चला कि जो F1 जनरेशन में क्योंकि एक टाइप के टॉल प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, डार्फ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो मेंडल ने ये पता किया, ये उसे कंक्लूजन पता चला कि ये जो टाइप का ट्रेट है जो टॉल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेम की हाइट का, ये दूसरे टाइप के ट्रेट के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे रहा है ना। कौन मास्क कर दे रहा है? ये पहले टाइप का ट्रेट। किसके कैरेक्टर को मास्क कर दे रहा है? किसके ट्रेट को एक्सप्रेस होने को मास्क कर दे रहा है? सेकंड टाइप के जो ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम है इसके ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो उसने मेंडल ने कहा कि भाई ये टॉल काइंड ऑफ स्टेम है, ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। ये क्या है? रिसेसिव ट्रेट है। ये डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है। क्या ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? इसी चीज को बोला गया है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है
इन अ पेयर ऑफ एलील वन कैन बी डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव, है ना। इसे क्या बोला गया, मेंडल ने इसे चीज को टेक्निकली बोला कि पेयर ऑफ एलील, ये एक पहला पेयर हो गया एलील का, ये हो गया दूसरा एलील पेयर का, है ना। तो जब पेयर ऑफ एलील के बारे में बात करी जाए तो दोनों में से कोई एक एलील रहेगा जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा और उसे ही डोमिनेंट ट्रेट कहा जाएगा। द डोमिनेंट एलील डिटरमाइंस द ऑर्गेनिज्म अपीयरेंस, है ना। तो ये जो डोमिनेंट एलील रहेगा जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ है, यही क्या चीज को डिटरमाइन करेगा, यही डिटरमाइन करेगा F1 जनरेशन के फिजिकल फॉर्म या फिर फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा। The recessive allele is masked and only so if both allele are recessive, है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि जो रिसेसिव एलील है, ये एलील कब एक्सप्रेस होगा, ये एलील तभी एक्सप्रेस होगा दोस्तों, ये तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों के दोनों जो एलिलिक फॉर्म है, ये जो एलील है ये प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस हो, या फिर नेक्स्ट जनरेशन में इस तरीके का जीनोटाइप प्योर फॉर्म में जब ट्रांसफर होगा तब ही दोस्तों रिसेसिव काइंड ऑफ एलील एक्सप्रेस हो पाएगा। अब जैसे कि या फिगर में देख पा रहे हैं, ये राइट वाले फिगर में अगर फ्लावर कलर के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो डोमिनेंट काइंड ऑफ ट्रेट कौन सा है, पर्पल। रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, व्हाइट है। पी प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लावर पोजीशन के बारे में बात करी जाए तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है, एक्सियल, है ना। और जो रिसेसिव है वो क्या है, टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। उसी तरीके से जो सीड का कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट क्या है, येलो सीड। रिसेसिव ट्रेट जो है वो ग्रीन काइंड ऑफ सीड है। तो ये चर्चा भी हो गई दोस्तों। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या शो करता है दोस्तों, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि F1 जनरेशन में क्या चीज एक्सप्रेस होगा, F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, ये डोमिनेंट ट्रेट के बारे में या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में तो हमने चर्चा कर ली। फिर क्या हुआ, जब F1 जनरेशन में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टॉल टाइप का स्टेम जब ग्रो होता है और ड्वार्फ टाइप का स्टेम ग्रो नहीं होता है, तो इसने क्या किया, मेंडल ने जो फर्स्ट जनरेशन है इसको क्या किया दोस्तों, आपस में क्या कराया, क्रॉस करवा दिया, है ना। F1 जनरेशन को मेंडल ने क्या किया, आपस में क्रॉस कराया। तो इसने ये पाया जो F2 जनरेशन है दोस्तों उसमें टॉल एज वेल एज ड्वार्फ काइंड ऑफ जो स्टेम है प्लांट के, ये दोनों टाइप का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। दोनों टाइप का जो कैरेक्टर है ये एक्सप्रेस हो रहा है। तो मेंडल को एकदम अचंभा लगा कि भाई ये F2 जनरेशन में ड्वार्फ किस तरीके से प्लांट ग्रो कर गया, स्टेम के जो हाइट है वो ड्वार्फ कैसे आ गई, क्योंकि F1 जनरेशन में तो ये नहीं आई थी। F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल काइंड ऑफ क्या आया दोस्तों, टॉल काइंड ऑफ स्टेम हाइट जनरेट हुई। तो उसे ये पता चला कि F2 जनरेशन में दोस्तों, F2 जनरेशन में दोनों के दोनों टाइप ऑफ जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो सकते हैं। और फिर उसने एक लॉ प्रपोज किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। क्या प्रपोज किया दोस्तों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसने प्रपोज किया। पर ये जानने की बात है दोस्तों कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जब ये एक्सप्रेस हुआ और इसने फाइंड आउट किया मेंडल ने, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप को उसने कैसे डिटरमाइन किया। तो मैंने आपको बताया कि ये जो फिनोटाइप होते हैं दोस्तों, फिनोटाइप जो होते हैं
ये कौन रेगुलेट करता है दोस्तों? जीन। जीन क्या रेगुलेट करता है? फिनोटाइप। लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग ये जीन क्या है? ये जीन ही एक तरीके से फैक्टर है। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जीन के बारे में चर्चा नहीं करी थी, फैक्टर के बारे में चर्चा करी थी। और फैक्टर क्या चीज को रेगुलेट करते हैं? फिनोटाइप। और उसके बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे रिसर्चर ने ये चीज को डिमॉन्स्ट्रेट किया, शो किया कि ये जो फैक्टर है वो और कुछ नहीं बल्कि जीन है। कहां प्रेजेंट रहते हैं? डीएनए में प्रेजेंट रहता है। और ये जो जीन है, हर एक ट्रेट के लिए दोस्तों, हर एक ट्रेट के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ जीन और वन से ज्यादा काइंड ऑफ जीन प्रेजेंट रहते हैं। एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट रहेंगे अलग अलग ट्रेट के लिए। अलग अलग ट्रेट के लिए अलग अलग जीन प्रेजेंट रहेंगे। तो दोस्तों, अब अगर मान के चलिए जो पेरेंट का कॉम्बिनेशन है वो क्या है दोस्तों? अब राउंड सीड के बारे में बात करेंगे, जो डोमिनेंट और रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड के बारे में बात करेंगे। तो F1 जनरेशन में जब इसने क्रॉस कराया तो क्या मिला दोस्तों इसे? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसे पता चला सर आपको? तो दोस्तों याद करिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। ये हमने इस तरीके से पता लगाया कि भाई जो पेरेंट का कॉम्बिनेशन रहेगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे गैमेट का फॉर्मेशन करूंगा। पेरेंट के कॉम्बिनेशन से क्या करूंगा मैं? गैमेट का फॉर्मेशन करूंगा। तो मुझे ये मिलेगा कि भाई हेटेरोजाइगस एलिलिक फॉर्म मिलेगा। यहां से भी क्या मिलेगा? गैमेट हेटेरोजाइगस फॉर्म में मिलेगा। अब मेरे पास क्या हुआ? एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसे मैं मल्टीपल कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकता हूं। कॉम्बिनेशन कैसे फॉर्म करूंगा? ये इसके साथ क्रॉस करवा दूंगा, इसको इसके साथ क्रॉस करवा दूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं? ये और ये कॉम्बिनेशन फॉर्म करवा दूंगा। और आखिरी में क्या करूंगा? ये वाले कॉम्बिनेशन को फॉर्म करा दूंगा। तो जो सभी के सभी टाइप के जो कॉम्बिनेशन हैं, उसमें मुझे किसी के भी बात के बारे में बात करूं, एक ही टाइप का एलिलिक कॉम्बिनेशन मिलेगा मुझे, सेम टाइप का एलिलिक कॉम्बिनेशन मिलेगा मुझे। और ये जो सेम टाइप का एलिलिक कॉम्बिनेशन है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों हेटेरोजाइगस फॉर्म ऑफ जीन को, है ना, हेटेरोजाइगस ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेटेरोजाइगस ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल काइंड ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो टॉल काइंड ऑफ प्लांट कब एक्सप्रेस हो सकता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, या तो ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में अगर एलील प्रेजेंट रहे, हेटेरोजाइगस फॉर्म में अगर एलील प्रेजेंट रहे तब भी इस तरीके से ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगा, या फिर होमोजाइगस फॉर्म में अगर ट्रेट अवेलेबल रहे तब भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन टॉल ही ऑब्टेन होगी। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है? हेटेरोजाइगस फॉर्म ऑफ एलिलिक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जो कि क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? ये रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड काइंड ऑफ सीड, राउंड काइंड ऑफ सीड। और ये क्या है? राउंड काइंड ऑफ सीड क्या है? ये तो दोस्तों मेरे लिए एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो कहां एक्सप्रेस हुआ? F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ है। तो इस तरीके से हमें पता चला। अगर मैं जेनेटिक मेकअप के बारे में बात करूं, आखिर क्या रीजन था कि भाई F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ राउंड काइंड ऑफ सीड या फिर टॉल स्टेम ऑफ पी प्लांट एक्सप्रेस हुआ, ड्वार्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ? तो इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ ये है दोस्तों, सिर्फ ये है कि हेटेरोजाइगस फॉर्म में एलिलिक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट था, जिसके वजह से F1 जनरेशन में राउंड या फिर टॉल काइंड ऑफ स्टेम का फॉर्मेशन हुआ। अब मेंडल ने क्या किया? ये जो राउंड काइंड ऑफ सीड है, जो किस फॉर्म में है? अभी हेटेरोजाइगस फॉर्म में है।
इसको इसने क्या कराया दोस्तों, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इसके गैमेट का फॉर्मेशन किया जाएगा। और जब गैमेट का फॉर्मेशन किया जाएगा तो ये क्या मिलेगा, ये क्या बनेगा दोस्तों, ये गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें हैप्लॉइड सेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, अब मेरे लिए अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, अगला स्टेप होगा दोस्तों क्रॉसिंग करवाना, है ना। अब जैसे ही मैंने इसको क्रॉस करवाया तो रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा, इसको क्रॉस मैंने इसके साथ करा दिया, इसके साथ क्रॉस करवा दिया, अगली क्रॉसिंग में करवाऊंगा ये, और एक क्रॉस बच गई है। ये हो गया दोस्तों। या फिर इसको आप चाहे तो पुन्नेट के मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर आएगा, और ये क्या आएगा दोस्तों, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। तो इससे ये पता चला कि जो तीन टाइप के जो एलिलिक कॉम्बिनेशन है, तीन टाइप के जो एलिलिक कॉम्बिनेशन है वो क्या है दोस्तों, हेटेरोजाइगस है ना। तीन टाइप के एलिलिक कॉम्बिनेशन क्या है, हेटेरोजाइगस है। और F2 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक जो है एलील जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट था, होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट था। किस फॉर्म में था, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट था। और ये क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा होता है, ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो मेंडल ने एक चीज के कंक्लूजन में पहुंचे कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था, लेकिन F2 जनरेशन में जो 33% जो कैरेक्टर है वो किस चीज का है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड को एक्सप्रेस कर रहा है। रिंकल्ड मतलब कि क्या मतलब है दोस्तों, इस तरीके से सुकड़ा हुआ, चिमटा हुआ एक सीड का स्ट्रक्चर रहेगा। तो मेंडल को यह समझ में आया, ये समझ में आया कि भाई ये जो एलील है, ये जो एलील है गैमेट फॉर्मेशन के समय, ये एलील गैमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो एलील है गैमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। और इसी चीज को क्या बोला गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट बोला गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट ये रिप्रेजेंट करता है कि F1 जनरेशन में, या फिर मान के चलिए कोई भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके जो एलील है वो इंडिविजुअल एलील है। अगर मैं मोनोहाइब्रिड के बारे में बात करूं या डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करूं, इसके जो एलील है इंडिपेंडेंटली, है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो एलील क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और सेपरेट होकर के क्या करे, गैमेट का फॉर्मेशन करे, और सेपरेट होकर के गैमेट का फॉर्मेशन करके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हुआ। और मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन के फॉर्मेशन होने के कारण, इसके कारण एक न्यू टाइप का एलिलिक फॉर्म F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है दोस्तों। ये F2 जनरेशन में क्या एक्सप्रेस हुआ, F2 जनरेशन में होमोजाइगस क्या एक्सप्रेस हुआ, होमोजाइगस रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड एक्सप्रेस हुआ। क्या एक्सप्रेस हुआ दोस्तों, होमोजाइगस रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड एक्सप्रेस हुआ, है ना। F2 जनरेशन में क्या एक्सप्रेस हुआ दोस्तों, होमोजाइगस रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड यहां पे एक्सप्रेस हुआ। इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ ये कहता है ईच ऑर्गेनिज्म कैरीज टू एलील फॉर ईच ट्रेट, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। इसका क्या मतलब है दोस्तों,
अगर मैं बात करूं राउंड सीट के बारे में या फिर रिंकल्ड सीट के बारे में, है ना, राउंड सीट के बारे में बात करूं या फिर रिंकल्ड सीट के बारे में बात करूं, तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, हर एक ट्रेट के लिए, जैसे पहला ट्रेट क्या है दोस्तों, राउंड सीड है, हर एक ट्रेट के लिए दोस्तों कितने एलील को कैरी करेगा, 2 एलील को कैरी करेगा। हर एक ट्रेट के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने एलील को कैरी करेगा, 2 एलील को कैरी करेगा। और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो ये जो एलील है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे दोस्तों, सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होंगे और न्यू चीज का, न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करेंगे, न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करेंगे दोस्तों। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि भाई गैमेट फॉर्मेशन के समय, गैमेट फॉर्मेशन के समय दोस्तों हर एक जो एलील है, हर एक जो एलील है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, है ना। और सेपरेट होकर के क्या करेगा, न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करेगा। इसी चीज को लिखा गया है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दिस एलील सेपरेट सो दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 एलील। अब गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब पेरेंटल टाइप से जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट जो रहेंगे, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। तो क्योंकि ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना, तो गैमेट क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं, तो हर एक गैमेट क्या करेगा, सिर्फ एक एलील को रिसीव करेगा फ्रॉम पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्या रिसीव करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलील को रिसीव करेगा फ्रॉम पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर मैं सम अप करके बोलूं तो क्या कहूंगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ ये कहता है कि जो पेरेंटल टाइप है उसका जो एलिलिक कॉम्बिनेशन है, उसमें से जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक एलील फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होगा। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग सिर्फ और सिर्फ कोई एक एलील ट्रांसफर होगा। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि जो एलील है वो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग एक ही क्यों ट्रांसफर हुआ, एक ट्रेट से एक ही एलील क्यों ट्रांसफर हुआ, कारण ये है क्योंकि एलील गैमेट फॉर्मेशन के समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसी चीज को क्या बोला गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये येलो कलर ऑफ सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी येलो टाइप के सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये होमोजाइगस फॉर्म में, ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में है। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा, तो ये वाला जो गैमेट है वाई, कैपिटल वाई, इस टाइप के गैमेट को रिसीव कर रहा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन से, और जो सेकेंड टाइप का जो एलील है, जो स्मॉल वाई है, ये दूसरे टाइप का रिसीव कर रहा है गैमेट फ्रॉम पेरेंटल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली यहां पे भी सेम प्रोसेस हो रही है। इसे ही कहा जाता है दोस्तों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दोस्तों यहां तक जो मैंने आपको चीजें बताई है, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ाते जा रहा हूं और आपको कुछ डाउट निकल रहा है या फिर चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो तुरंत ही कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण तत्काल अभी के अभी कर सकूं। तो आगे की कहानी समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो लॉ है दोस्तों, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है, जीन फॉर डिफरेंट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनोदर। और क्या कह रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील डज नॉट अफेक्ट सेग्रीगेशन ऑफ अनोदर पेयर। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई, अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करूं, किसके बारे में, मोनोहाइब्रिड
क्रॉस के बारे में अगर मैं बात करूं, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्या होता है, अगर आपको चीजें नहीं पता है तो मैं आपसे कहूंगा पिछला वाला लेक्चर को पहले देखिए, सारी चीजें मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी बता देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ये वो क्रॉस होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात करी जाती है या फिर सिंगल कैरेक्टर के रिगार्डिंग क्रॉस करी जाए, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये कहता है दोस्तों, अगर मान के चलिए एक येलो काइंड ऑफ सीड है ना, दूसरा कौन सा है दोस्तों, ग्रीन काइंड ऑफ सीड है। ये होमोजाइगस भी हो सकता है या फिर हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, दोनों कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, होमोजाइगस के बारे में, तो गैमेट इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और अगर इसके बारे में भी अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, इसके बारे में भी अगर मैं चर्चा करूं, तो ये भी जो एलील है, ये कैपिटल वाई और एक ये स्मॉल वाई, याद रखिए, इस फॉर्म में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये भी जो एलील है, ये स्मॉल वाई इस फॉर्म में एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो लॉजिक क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब दोनों एलील एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो ये वाला एलील इस टाइप के एलील को इसके कॉम्बिनेशन से या पेरेंटल कॉम्बिनेशन से सेपरेट होने में किसी भी तरह की दोस्तों बाधा की उत्पत्ति नहीं करेगा, है ना, किसी तरीके का लिमिटेशन क्रिएट नहीं करेगा। या फिर जो सेकंड वाला जो एलील है, ये फर्स्ट वाले एलील से इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन फर्स्ट वाले एलील से इंडिपेंडेंटली क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे एलील से सेपरेट हो जाएगा। इसके बारे में भी अगर चर्चा करूं मैं, ये एलील इस एलील से इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ये वाला एलील इससे या फिर ये वाला एलील इससे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली। इसकी प्रेजेंस इस एलील को सेपरेट होने में किसी भी तरीके की लिमिटेशन क्रिएट ही नहीं करेगी। या इसके बारे में बात करूं तो ये टाइप के एलील की प्रेजेंस इस टाइप के एलील को सेपरेट होने में, इससे अलग होने में, इस टाइप के एलील को अलग होने में ये एलील किसी भी तरीके का बाउंडेशन क्रिएट नहीं करेगा। और ये एलील के बारे में बात करूं, ये एलील के बारे में बात करूं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। किस तरीके से, इंडिपेंडेंटली। कंसेप्ट ये कहता है कि भाई किसी भी टाइप के एलील को सेपरेट होने में दूसरा वाला जो एलील है वो पहले टाइप के एलील को बाधा क्रिएट नहीं करेगा, है ना, लिमिटेशन क्रिएट नहीं करेगा। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो सर आपने मोनोहाइब्रिड के बारे में बोल दिया। अब ये तो मुझे बता दीजिए, अगर मान के चलिए सर, अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस रहेगी तो क्या उसमें भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल है या फिर नहीं है सर? अरे तो सुनो बच्चों, बहुत आसान है, दोनों में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल। जैसे कि ये है क्या चीज दोस्तों, टॉल काइंड ऑफ प्लांट है, और ये क्या है दोस्तों, ये है टॉल स्टेम है और राउंड सीड है ना। स्टेम कैसी है, टॉल है, सीड कैसा है, राउंड है। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। इसको मैं क्रॉस करवा देता हूं एक दूसरा एलील जो कि किस तरीके का है, ड्वार्फ टाइप ऑफ स्टेम है और उसमें रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड प्रेजेंट है ना, ये रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड है। तो दोस्तों जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो F1 जनरेशन में दोस्तों किस तरीके के गैमेट प्रेजेंट रहेंगे, अब समझिए। मैंने आपको कहा कि भाई ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, किस चीज के ट्रेट के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन
ये वाला जो ट्रेट है, ये वाला जो एलील है, ये वाला जो एलील है, ये वाले एलील को ट्रांसफर होने में किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं क्रिएट करेगा। और सिमिलरली दोस्तों, पहला टाइप का जो एलील है वो दूसरे टाइप के एलील के सेपरेट होने से, इससे सेपरेट होने से किसी भी तरीके का लिमिटेशन क्रिएट नहीं करेगा। पहले वाला एलील दूसरे वाले एलील के सेपरेट होने के लिए, पहले वाला एलील सेकंड वाले एलील को सेपरेट होने के लिए किसी भी तरीके की लिमिटेशन क्रिएट ही नहीं करेगा। इसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके कारण से F1 जनरेशन में गैमेट का फॉर्मेशन क्या होगा, सभी के सभी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो सभी के सभी कॉम्बिनेशन इस टाइप के गैमेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे भी क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये कितने टाइम्स बनेगा, 4 टाइम्स ये टोटल फॉर्मेशन होगा, टोटल 4 टाइम्स इसका भी फॉर्मेशन होगा, सिमिलरली इसका भी फॉर्मेशन होगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब एक से ज्यादा एलिलिक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहते हैं, दोनों अलग अलग टाइप के ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला वाला या फिर दूसरा वाला एलिल, ये एलिल इस टाइप के ट्रेट को एक्सप्रेस होने में, दूसरी चीज ट्रांसफर होने में, एक दूसरे से सेपरेट होने में किसी भी तरीके का लिमिटेशन क्रिएट नहीं करेगा। साफ शब्दों में बोलूं दोस्तों, तो जो रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड का जो ट्रेट है, उसकी जो एलील है वो ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम की हाइट, ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम की हाइट, इसको इससे सेपरेट होने में, ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम की हाइट को रिंकल्ड काइंड ऑफ सीड के एलील से सेपरेट होने में किसी भी तरीके का लिमिटेशन क्रिएट नहीं करेंगे, और वो इंडिपेंडेंटली न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरीके के एक्सप्रेशन को क्या बोला गया है, लॉ बोला गया है। लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, जीन ऑफ डिफरेंट ट्रेट आर इनहेरिटेड independently of another. Segregation of one pair of allele does not affect segregation of another pair. अब लिखा गया दिस रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, और यही चीज क्या कॉज करता है दोस्तों, जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करने का काम करता है। जेनेटिक वेरिएशन किस तरीके से क्रिएट हो रही है दोस्तों, क्योंकि भाई न्यू टाइप के एलिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो एलील है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते, सेपरेट हो सकते, चाहे इसके बारे में बात करूं इसके बारे में। जब भी गैमेट बनेगा, पहला वाला एलील दूसरे वाले एलील के कॉम्बिनेशन को सेपरेट होने में या एक्सप्रेस होने में किसी भी तरीके का इनहिबिशन क्रिएट ही नहीं करेगा। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आगे की चर्चा करी जाती है दोस्तों, ये क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन का मतलब भी क्या है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्या चीज को, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितने जेनेटिक कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल जीन के कॉम्बिनेशन को शो किया जा रहा है। तो ये पेरेंट जनरेशन है। पेरेंट जनरेशन, इसके होमोजाइगस कैरेक्टर या फिर ट्रेट क्या है, होमोजाइगस ट्रेट है टॉल काइंड ऑफ स्टेम। ये क्या है, ये ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम। जब मैंने इसको क्रॉस करवाया तो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। गैमेट कैसे थे, ये तो हैप्लॉइड थे सर, और ये कैसा था इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ये तो डिप्लॉइड था सर, ये डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था। तो अलग अलग एलील का फॉर्मेशन हो गया। जब एलील का फॉर्मेशन हुआ और F1 जनरेशन का फॉर्मेशन किया गया, तो क्या मिला हमें, सिर्फ और सिर्फ टॉल काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ स्टेम मिला। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, इसको मैंने क्रॉस करवाया। क्रॉस कैसे कराया दोस्तों, मुझे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले उसको मैं एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करूंगा, जिसे क्या बोला जाता है, पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। पुन्नेट स्क्वायर में एक साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल कॉम्बिनेशन को, दूसरा साइड रिप्रेजेंट करता है फीमेल कॉम्बिनेशन को। अब यहाँ पे कितने गैमिड बने, 2 गैमिड बने। 2 गैमिड बने तो ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, और पहले वाले को कैपिटल टी, दूसरे वाले को कैपिटल टी लिखेंगे। और यही सिमिलरली ये जो रिसेसिव टाइप के, इसके कितने गैमिड बने, 2 गैमिड बने। तो फिर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूंगा,
और लाइन ड्रॉ करूंगा और क्या करूंगा दोस्तों, मैं इसके गैमेटिक कॉम्बिनेशन को लिख लूंगा जो स्मॉल टी और स्मॉल टी है। जब मैं दोनों को फ्यूज करवाऊंगा और यहाँ पे चार्ट में एक्सप्रेस करूंगा तो समझिए किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। कभी भी ये समझिए कि ये दोनों के दोनों हैं, ये एक कैरेक्टर के बारे में बात करी जा रही। कैरेक्टर क्या है, हाइट ऑफ स्टेम है। तो किसी भी कैरेक्टर के दोस्तों सबसे पहले पुन्नेट के स्क्वायर में क्या चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, डोमिनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करा जाता है एलिक कॉम्बिनेशन के। ये डोमिनेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेसिव। ये डोमिनेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेसिव। ये डोमिनेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेसिव फॉर्म ऑफ गैमेट एलील। तो इस तरीके से सभी के सभी जो एलिलिक कॉम्बिनेशन है वो क्या निकल के आया दोस्तों, ऑल आर क्या निकले, टॉल निकले। और टॉल कैसे पता चला दोस्तों, क्योंकि इससे पीछे का लॉजिक ये है, सभी के सभी गैमेटिक कॉम्बिनेशन सभी के सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को रिप्रेजेंट कर रहे। तो F1 जनरेशन में सभी के सभी प्लांट कैसे थे, टॉल थे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या कराया गया दोस्तों, जो F1 जनरेशन में जो हमें आउटपुट मिला उसको मैंने अगेन क्रॉसिंग कराई, सेल्फ क्रॉस करवा दिया। अब सेल्फ क्रॉस जैसे ही मैंने कराया तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सेल्फ क्रॉस आखिर मैंने कराया कैसे होगा। सबसे पहले मैंने गैमेट को फॉर्म किया होगा, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब मेरे पास है पुन्नेट स्क्वायर चार्ट का फॉर्मेशन करना। यहां पे फोकस मत करिए, मैं जो बता रहा हूं उसमें फोकस करिए। किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने गैमेट यहाँ पे बन रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे सर 4 गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ गैमेट 4 है। मेल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 1 और 1 2। फीमेल कॉम्बिनेशन कितना है, 1 और 1 2। अब मैं यहाँ पे ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल टी, यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल टी। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल टी लिखूंगा, यहाँ पे स्मॉल टी लिखूंगा। दोनों को मैंने क्रॉस कराया, कैपिटल टी बना। फिर इसके बाद में यहाँ पे कैसे लिखूंगा सर, तो आपको मैंने ये बताया कैरेक्टर का जो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एलील रहता है जो भी हैप्लॉइडिक कंडीशन में प्रेजेंट है, इसको मैंने कैपिटल टी लिखा, दूसरे को मैंने स्मॉल टी लिख दिया। सिमिलरली अब मैं कैसे करूं सर, यहां पे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको मैं पहले रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि हाइट का जो कैरेक्टर है उसका ये क्या है, डोमिनेंट काइंड ऑफ एलील है, जो अभी पेयर में तो नहीं है पर फिर भी एलिलिक को एलील कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हो गया। अब इन दोनों में सर मैं कोई भी लिख सकता हूं, मेरी इच्छा भाई मैं ये यहाँ पे इसको पहले लिखूं या फिर इसको लिखूं, तो मैं पहले इसको लिख देता हूं, स्मॉल टी लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया स्मॉल टी। अब मैं काउंट करूंगा कि भैया जो टॉल काइंड ऑफ स्टेम है वो कितना फॉर्म हो रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि भाई अगर होमोजाइगस के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, होमोजाइगस के बारे में बात करूं, तो ये कैपिटल टी हो गया। दूसरा क्या हो गया, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के बारे में बात करूं तो ये क्या हो गया, ये जो दो कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। और तीसरा जो रिसेसिव कॉम्बिनेशन है, जो ऑलवेज ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो हेटेरोजाइगस है ये कितना है, ये 2 है। होमोजाइगस कितना है, ये सिर्फ 1 है। होमोजाइगस का मतलब दोनों के दोनों जो अल्फाबेट रहेंगे वो सेम टाइप के रहेंगे, तो समझ जाइएगा ये होमोजाइगस है। दोनों अलग अलग अल्फाबेट है तो समझ जाइएगा ये हेटेरोजाइगस है। तो इन दोनों को जब मैं मिला दूं, कितने कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहे हैं, टॉल स्टेम के मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, 3। कितने कॉम्बिनेशन है सर, टॉल स्टेम के 3। रिसेसिव काइंड ऑफ स्टेम जो है उसके कॉम्बिनेशन मुझे ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1 दिख रहा है सर। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप के बारे में बात करूं, जीनोटाइप से अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, फिनोटाइप एक्सप्रेशन के बारे में बात करूं तो 3 प्लांट ऐसे रहेंगे सर जो कि टॉल रहेंगे स्टेम में, और सिर्फ एक जो प्लांट रहेगा, एक रेशियो जो प्लांट का रहेगा, जितने भी प्लांट की नंबर है उसमें एक जो रेशियो रहेगा प्लांट का वो कैसा रहेगा, ड्वार्फ काइंड ऑफ स्टेम रहेगा सर। तो ये 3:1 फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आ गया। जीनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा 1:2:1। होमोजाइगस टॉल
हेटेरोजाइगस टॉल, वन क्या रिप्रेजेंट करेगा, होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा सर। तो सर मोनोहाइब्रिड का तो हमें समझ में आ गया। अब इतनी सारी अगर बात हमने चर्चा कर ली है तो आप मुझे बताइए दोस्तों, यहां तक जो मैंने आपको चीजें समझाई है, आपको चीजें समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ाते जा रहा हूं और आपको चीजें समझ ना आ रही। तो ना समझ में आ रहा हो तो तुरंत ही मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए ताकि मैं आपकी दुविधा का निवारण कर सकूं दोस्तों। अब है जितना भी जो हमने अभी पढ़ा है, तीनों के तीनों लॉ के बारे में जो हमने स्टडी करा है, जिसमें जो फर्स्ट लॉ था, ये लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस था सर। अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसके क्या कोई एक्सेप्शन भी है सर? तो दोस्तों बिल्कुल, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जनरली पी प्लांट में ही एप्लीकेबल है। बहुत सारे ऐसे प्लांट जो होते हैं वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो नहीं करते, पजेस नहीं करते हैं, और एक न्यू टाइप के एक्सप्रेशन को शो करते हैं, एक न्यू टाइप के एक्सप्रेशन को शो करते हैं। तो इसे क्या बोला गया है? एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला गया है? एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया है। अब ये एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? सबसे पहला है एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो एक्सप्रेस नहीं होता है बहुत सारे प्लांट कॉम्बिनेशन में, जैसे कि स्नैपड्रैगन का जो प्लांट है उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर मैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करूं, एबी टाइप का जो ब्लड रहता है, किस टाइप का ब्लड के बारे में बात कर रहा हूं बेसिकली मैं? एबी टाइप का जो ब्लड है, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो नहीं करता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो चीजें नहीं शो करती है उसकी एग्जाम्पल क्या क्या है और इसे क्या कहा जाता है? जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो नहीं करता है उसे बोला जाता है अपूर्ण प्रभुत्व या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया है, या फिर क्या बोला गया? सह प्रभुत्व या फिर को डोमिनेंस कहा गया है। क्या बोला गया है? को डोमिनेंस कहा गया है सर। तो क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? वेरिएशन फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। वेरिएशन फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला क्या है दोस्तों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा क्या है दोस्तों? को डोमिनेंस है। क्या है? को डोमिनेंस है सर। पहला क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दूसरा है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या शो करता है? When a combination of character of both parent is seen, it is called incomplete dominance. In this, no allele is completely dominant. An example of incomplete dominance of inheritance is seen in snapdragon flower. ये क्या कहना चाह रहा है? सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट के बारे में अगर समझे हम और ये समझे कि भाई ये दोनों के दोनों, एक लेफ्ट कॉर्नर में एक राइट कॉर्नर में, दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेरेंटल काइंड ऑफ फ्लावर को, है ना, पेरेंट के फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट प्लांट का फ्लावर है दोस्तों, ये क्या है? सेकंड प्लांट का फ्लावर है ना। रेड वाला जो आप देख रहे हैं स्नैपड्रैगन का फ्लावर, ये फर्स्ट वाला जो फ्लावर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट प्लांट के फ्लावर को। और व्हाइट कलर का जो फ्लावर आप देख रहे हैं वो सेकंड स्नैपड्रैगन प्लांट के फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दोस्तों जो पहला वाला जो टाइप का जो एलिलिक कॉम्बिनेशन होगा या फिजिकल फॉर्म रहेगा, वो दूसरे वाले फिजिकल फॉर्म को क्या कर सकता है? क्या मास्क कर पाएगा? नहीं मास्क कर पाएगा। पहले वाला जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा, ये दूसरे वाले पेरेंटल कॉम्बिनेशन को, इसके फिजिकल फॉर्म को मास्क नहीं कर पाएगा। और F1 जनरेशन में दोनों ही टाइप के कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो टोटली न्यू रहेगा, एकदम न्यू रहेगा। ये जो न्यू टाइप का जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, न्यू टाइप का जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, इसे ही क्या बोला गया है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि पहला वाला भी फॉर्म एक्सप्रेस नहीं हो रहा है कंप्लीटली F1 जनरेशन में, दूसरा वाला जो फिजिकल फॉर्म है फ्लावर का पेरेंट कॉम्बिनेशन का, वो भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है F1 जनरेशन में।
बल्कि एक न्यू टाइप का कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एक न्यू टाइप के पैरेंटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है F1 जनरेशन के फ्लावर में। और वो F1 जनरेशन का फ्लावर कौन सा है? पिंक कलर ऑफ फ्लावर है। क्या है दोस्तों? पिंक कलर ऑफ फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन प्लांट है। इसी चीज को लिखा गया है दोस्तों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज कंडक्टेड ऑन एंथीरिया मेजस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज कंडक्टेड ऑन एंथीरिया मेजस, जिससे स्नैपड्रैगन फ्लावर कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाज परफॉर्म्ड बिटवीन प्योर रेड फ्लावर ऑफ प्लांट एंड प्योर व्हाइट फ्लावर प्लांट। और F1 जनरेशन में रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों? हमें सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर का जो फ्लावर है, सिर्फ और सिर्फ ये हमें देखने को मिलता है। दोनों काइंड का जो फ्लावर है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी चीज को अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं, ये समझ लीजिए कि भाई स्नैपड्रैगन का जो फ्लावर है उसके पेरेंट के जो कॉम्बिनेशन है, पेरेंट के जो कॉम्बिनेशन है, एक तो है दोस्तों रेड है, रेड फ्लावर है ना, रेड फ्लावर है। दूसरा क्या है? व्हाइट फ्लावर है। अब जब मैंने इसको क्रॉस करवा दिया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला? पिंक कलर ऑफ फ्लावर मिला, है ना, पिंक कलर ऑफ फ्लावर मिला हमें। कहा? F1 जनरेशन में। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे इसके एलिलिक कॉम्बिनेशन को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, व्हाइट कलर के एलिलिक कॉम्बिनेशन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दोस्तों जब मैं इसका गैमिड बनाऊंगा, जब मैं इसका गैमिड बनाऊंगा दोस्तों, तो गैमिड कैसे बनेगा? गैमिड बनेगा दोस्तों, क्या चीज बोल रहा हूं मैं? गैमिड के बारे में बोल रहा हूं। तो गैमिड बनेगा कैपिटल आर, और क्या बनेगा? कैपिटल आर। और व्हाइट फ्लावर जो है उसका एलिलिक कॉम्बिनेशन स्मॉल आर है। इसमें क्या बनेगा? गैमिट स्मॉल आर बनेगा। अब दोस्तों अगर मैं पुन्नेट के स्क्वायर से चाहे क्रॉस करूं या फिर मैं इस तरीके से भी क्रॉस करूं, तो दोनों के दोनों कंडीशन में दोस्तों मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? इस तरीके से क्रॉसिंग करूं या फिर मान के चलिए मैं पुन्नेट के स्क्वायर मेथड से क्रॉस करूं, सभी में सिर्फ मुझे एक ही टाइप का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिसका एलिलिक फॉर्म क्या रहेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये जो एलिलिक कॉम्बिनेशन है ये किस टाइप के फिनोटाइप का एक्सप्रेस करेगा? तो आप बोलेंगे सर ये पिंक कलर ऑफ स्नैपड्रैगन फ्लावर के फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा। तो फिनोटाइप क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे पिंक कलर ऑफ स्नैपड्रैगन फ्लावर आएगा। तो न्यू टाइप का हमें क्या देखने को मिला? फिजिकल फॉर्म या फिर फिनोटाइप देखने को मिला। क्यों देखने को मिला दोस्तों? लॉजिक इसके पीछे का ये है, लॉजिक ये है कि ये वाला जो एलील है ये सेकंड वाले एलील में कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा है। ये वाला जो एलील है, ये वाले जो कैपिटल आर वाले एलील में भी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर रहा है, और इसके कारण से न्यू टाइप के कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। जो फिनोटाइप क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? पिंक कलर ऑफ स्नैपड्रैगन फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रीजन समझिए दोस्तों, लॉजिक समझिए। लॉजिक ये जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि ये जो दोनों टाइप के जो एलील है ये एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। दोनों टाइप के एलील मतलब कैपिटल आर के बारे में बात करूं या फिर स्मॉल आर के बारे में बात करूं, दोनों टाइप के जो एलील है एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, न्यू काइंड ऑफ एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। क्या है न्यू टाइप का एक्सप्रेशन? पिंक कलर ऑफ स्नैपड्रैगन फ्लावर, जिसके वजह से पिंक कलर का फ्लावर ऑब्टेन होता है। इसे ही बोला जा रहा है दोस्तों इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब हमें पता चला, जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया, है ना। मतलब सिंगल कैरेक्टर को लेकर के जब हमने क्रॉसिंग करी तो हमें F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर का स्नैपड्रैगन फ्लावर हमें ऑब्टेन हुआ, जिससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है दोस्तों, कि दोनों के दोनों टाइप के जो एलील है, चाहे ये एलील के बारे में बात करूं, चाहे ये एलील के बारे में बात करूं, चाहे ये एलील के बारे में बात करूं, दोनों के दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को मास्क नहीं कर पा रहे बल्कि साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसे क्या बोला जा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होगी। तो क्योंकि समय समाप्त होता है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। आपके लिए एक होमवर्क है मेरे तरफ से कि भाई पिछले वाले लेक्चर को भी एक बार देख करके आइए, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्ड हो। उसके बाद इसको भी एक बार देखिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करिए, जिससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, बहुत इजीली पूरे के पूरे कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय जवाहर साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।